Hello students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी वेंचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ भाई आपके लिए 10th वालों के लिए अपने चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स का लेक्चर 2 लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा साउथ सिटी चैनल PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के आपको लेक्चर्स देता है। फ्री लेक्चर्स हैं, चैप्टर वाइज है और लेक्चर आपको हर एक टॉपिक पे मिलेंगे। साथ साथ जो हमारी फैकल्टी है आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका पेपर प्रिपरेशन भी कराएगी, यानी कुछ हम लोग जो एक तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हम सेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ हम गेस्ट पेपर पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका भाई ये सेशन बढ़िया निकल जाए, अच्छे से आपके मार्क्स आ जाए बोर्ड में। और आपको अच्छे से पता ही है कि हमारा चैनल बेसिकली ये ICSE और ISC के लिए है, तो जो यूट्यूब पे देखने को बहुत कम ही मिलता है। तो अच्छे से लगे रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें, जहां पर कि आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताता हूं। लेकिन सब करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा कि भाई जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, नेफ्रॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बड़ा अच्छा ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे ICSE में। तो 10th वाले स्टूडेंट जो है रेडी हो जाए, पेन कॉपी लेके बैठ जाए भाई, और चालू करते हैं नेफ्रॉन। तो देखिए, सबसे पहले चालू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था, वो लास्ट लेक्चर हमारा बेस था। लास्ट लेक्चर जो हमारा बेस था, वो हमारा लेक्चर बेस था एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम, थोड़ा सा मैं बता देता हूं उनके लिए जो न्यू व्यूअर्स जो बैठ के भी देख रहे होंगे, कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था बेटा, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम था जो कि हमारे बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने बताया था कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो ये टर्म बन जाता है एक्सक्रीशन, यानी द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्लियर? एक्सक्रीशन के बाद आपको जानना पड़ेगा कि भाई एक्सक्रीशन वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या सभी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजिनस वेस्ट निकाल रहे हैं? हाँ, सभी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजिनस वेस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज चेंज हुई। एक चीज क्या चेंज हुई कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालने के तरीके अलग है। मैंने बताया आपको कि कुछ यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, कुछ अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, कुछ अमीनो एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, कुछ यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए। मैंने अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक के बारे में बताया था, एनिमल्स के एग्जांपल दिए। इसको फिनिश करने के बाद हम पहुंचे किडनी के पास, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास, जहां मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। मेन पार्ट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। 4 पार्ट हो गए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जब हम इसको जान लिया तो हम आगे पहुंचे कि हमारा जो किडनी है, आखिर किडनी को अंदर से देखने पे किडनी दिखाई कैसे पड़ेगी। तो हमने इसकी एनाटॉमी को समझा। जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो किडनी के अंदर हमें 2 जोन समझ में आए थे। एक जोन हमारा कॉर्टेक्स था, दूसरा जोन हमारा मेडुला था। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, पेल्विस, यूरेटर, शायद आपको याद हो रहा होगा, मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था वहां पर कि जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि फनल शेप स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर, उसकी लोकेशन क्या है। तो जो फनल शेप स्ट्रक्चर था किडनी के अंदर, उसकी जो लोकेशन थी, वो लोकेशन क्या है? पेल्विस होती है। फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इस तरीके से हमने उसकी एनाटॉमी को देखा। और फ्रेंड्स, आज उसके एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। ये मैंने ओरिजिनल नेफ्रॉन दिखाई, किडनी के अंदर की एनाटॉमी है, किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। एक बार आपको बता दूं कि आखिर हम देख क्या रहे हैं। तो देखिए, आपको बताता हूँ क्या देख रहे हैं। गाइस, हमने लास्ट टाइम पे आपको किडनी के बारे में बताया था। हमने जब आपको किडनी के बारे में बताया था, मैंने इसे बोला था कि हमारे किडनी के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक पेरिफेरल रीजन होता है,
एक हमारा पेरिफेरल रीजन होता है और दूसरा हमारा सेंट्रल पार्ट होता है। देखिए ये जो पेरिफेरल रीजन है इसको हम कॉर्टेक्स कहते थे और जो सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम मेडुला कहते थे। कॉर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट मेडुला। मैं ज़्यादा किडनी के बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा, आप वो मेरे लेक्चर में देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर जो हमें आज का पढ़ना है वो चीज़ आप लेकर के आना चाह रहे हैं कि जो ना कॉर्टेक्स पार्ट है, इस कॉर्टेक्स पार्ट पे क्या होते हैं, टाइनी कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। टाइनी कॉइल्ड स्ट्रक्चर। बड़ा इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो पाए जा रहे हैं, इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन होते हैं बेसिकली जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, वो फिल्टर हमारा इन नेफ्रॉन में ही होता है। जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है वो कहाँ फिल्टर हो रहा है, नेफ्रॉन में फिल्टर हो रहा है। नेफ्रॉन को, और अच्छा देखा जाए तो नेफ्रॉन मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं किडनी के अंदर, मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन्स हैं। डेफिनेट नंबर है कि एक बार बन गए अगर आपके एम्ब्रियोनिक कंडीशन जितने नेफ्रॉन, तो उतने ही नेफ्रॉन रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो गए तो हो गए लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन होता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी क्या हो गई, नेफ्रॉन हो गई। किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हो गई। दूसरा क्वेश्चन कि दे डोंट डिवाइड्स, ये डिवाइड्स नहीं होती है। दो पॉइंट, तो आपसे पूछेगा कि आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जो डिवाइड नहीं हो रही है, तो आपका आंसर होगा नेफ्रॉन। ये डिविजिबल नहीं होती है, डिवीजन नहीं करती है। दूसरा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। दो चीजें आपको यहाँ पे समझना है। हम बेटा इसी नेफ्रॉन को समझने जा रहे हैं, आखिर नेफ्रॉन क्या चीज होती है, नेफ्रॉन दिखता कैसे है। एक बार हम नेफ्रॉन को समझ लेंगे, नेफ्रॉन दिख कैसे रहा है, तो हम नेफ्रॉन की मैकेनिज्म को समझेंगे कि आखिर नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन कैसे बनता है। सबसे पहले आपको नेफ्रॉन का, जैसा कि मैंने कहा, इमेज आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा नेफ्रॉन था। अगर किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखिए, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, आप देखेंगे ध्यान से। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर ह्यूमन एनाटॉमी में आता हूँ मैं, तो ह्यूमन एनाटॉमी में मैं आपको ओरिजिनल पिक एक जरूर रखता हूँ, जहाँ मैंने आपको हार्ट दिखाया है, जहाँ मैंने आपको किडनी का इंटरनल पार्ट दिखाया था, ओरिजिनल पिक जरूर रखता हूँ, जिससे कि आपको दिख सके यार भाई बुक की डायग्राम से क्या मतलब है। तो थोड़ा सा ओरिजिनल देखिए। आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। पहली बार इसे हम नाम देंगे बोमेन्स। अभी मैं आपको डायग्राम बनाने की कला भी सिखाता हूँ, वो भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर क्या नाम दिया हमने, हमें नाम दिया बोमेन्स कैप्सूल। इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो ट्यूब देखिए, ये ट्यूब यहाँ से ऐसे कॉइल्ड है, ध्यान देखिएगा जरा, ये देखिए कॉइल्ड है, ये किडनी में पाई जा रही बेटा, ये नेफ्रॉन है आपके, नेफ्रॉन्स। ये देखिए यहाँ पे थिन हो गई, यहाँ तक थोड़ी ब्रॉड थी, यहाँ थिन। ये जो पार्ट देख रहे हैं बेटा, ये पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पीसीटी। यहाँ लिख देता हूँ, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये किडनी के अंदर की ओरिजिनल पिक है। ये बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का पहला पार्ट, नेफ्रॉन के नीचे गए पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए ये नीचे जाकर के फिर से टर्न हो रहे हैं ऊपर, देखिए नीचे गए, जैसे नीचे गए फिर टर्न हो गए। तो ये जो पूरा यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लूप ऑफ हेनले है। अच्छा अब जरा इधर आ जाइए, अब देखिए ये टर्न होकर के फिर वापस ऊपर जा रही है। देखिए अब ये जो इतना रीजन देख रहे हैं बेटा, ये इतना रीजन, ये बड़ा रीजन कॉर्टेक्स का है, ये रीजन कॉर्टेक्स का है। और इधर जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट मेडुला है,
यानी दो जोन भी हमें दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। ऊपर का पार्ट है ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, नीचे ये मेडुला वाला पार्ट है। अब आप देखिए कॉर्टेक्स पार्ट्स में बोमेन कैप्सूल पाया गया और ये बोमेन कैप्सूल नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड हो रहा है, कहाँ गया, ये पहुंचा मेडुला पार्ट है। मेडुला पार्ट देखिए फिर ऊपर आ गया। तो ये जो यू शेप टर्न लेने पे जो यू शेप बन रहा है ना, इसे हमने लूप ऑफ हेनले बोला। और देखिए जो ऊपर की तरफ चल रहा है, ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं पार्ट ये वाला, ये पार्ट है आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी डिस्टल कन्वोल्यूटेड जा रहा है, चला जा रहा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड, यहाँ बेटा चला जा रहा है। अब बेटा जब ये जाएगा ना तो ये जाता है एक दूसरे पाइप में अटैच होता है, उसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसका मैं डायग्राम आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये तो मैंने नेफ्रॉन का एक ओरिजिनल व्यू लिया, कि कैसे नेफ्रॉन दिख रहा है। देखिए अंदर जो देखिए नेफ्रॉन में ब्लड वेसल एंटर कर, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ब्लड वेसल आ रही है, ये आपके रीनल, जिन्होंने पढ़ा हुआ लास्ट वीडियो में बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा उन्हें याद होगा कि किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है वो रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी छोटे छोटे ब्रांच में बढ़ जाती है और इन ब्रांच को हम बोलते हैं बेटा, जो ब्रांच बोमेन कैप्सूल के ऊपर से गुजर रही है, इसे बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल, इसको बोले अफरेंट आर्टेरियोल। देखिए अब जो अंदर गई ब्लड, अब आप देख रहे जब अंदर जाते हैं इसने कितने छोटे छोटे क्लस्टर बना दिए, छोटे छोटे फाइन ट्यूब्यूल्स में बदल गई है, कैपिलरी में डिवाइड हो गई है। इस कैपिलरी वाले स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दे दिया, इसको नाम दिया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों से मैं क्वेश्चन चाहूंगा, पहले आप एकदम ओरिजिनल डायग्राम को देख के फील कर सकते हैं, देन मैं अभी आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ग्लोमेरुलस, अब ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद ब्लड वेसल वापस चला जाता है। अब आप देखेंगे, देखिए कॉइल्ड हो गया है, नेफ्रॉन के ऊपर कॉइल्ड हो रहा है, देखिए ब्लड वेसल्स कॉइल्ड हो, दिख रहा है आपको ये रेड रेड येलो के पास, इसी के ऊपर कॉइल्ड हो गया। तो ये जो कॉइल्ड हो गया ना अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कैपिलरी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सेकेंडरी कैपिलरी, या इसी को हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क, या इसी को हम कहते हैं वासा वेक्टर। तीन नाम बताए हैं 10th के लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक के। सेकेंडरी कैपिलरी, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क, या फिर वासा वेक्टर। कौन सी है, जो हमारे ट्यूबुलर वाले पार्ट पे, रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट पे कॉइल्ड हो गई है। यहाँ पर एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों का बड़ा एक इंपॉर्टेंस है भाई, कि डिफ्यूजन ब्लड फिल्टर करने में बड़ा काम करेंगे लोग। तो ये तो स्ट्रक्चर रहा एक, जो ओरिजिनल चीज है, मैंने आपको वो चीज शो करी। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके, इससे कि आपको बनाने की टेक्निक आ जाए। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक बोमेन कैप्सूल बनाइए, ये गए थोड़ा कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने देखा था बोमेन कैप्सूल को वहाँ पर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर ये गए। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर अभी थोड़ा ब्रॉड रहेगा, जैसे कि हमने देखा था अभी ओरिजिनल डायग्राम, नीचे जाके ये थिन बनेगा। तो यहाँ से हम पाइप ही बदल देंगे इसका, इससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से थिन पाइप हो गया, ये पाइप जा रहा है ऊपर, थिन पाइप है, थिन पाइप है, यहाँ से टर्न करता है, टर्न करके ये गया, यहाँ से गया, अच्छा, और इसको यहाँ ऐसे कर दिया, इसको नया पाइप बना तो पता नहीं बात नहीं है, नया पाइप ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे निकाल दीजिए। सिंपल टेक्निक, आप उसमें डायग्राम को देखते रहे बनाते हुए, इसलिए मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हटके चैनल बनाता हूँ कि आप इस जगह पर डायग्राम भी ड्रॉ करना सीखें, कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले आप इतना कर लीजिए, आपने इतना करके आप अपने दिल को ठंडा पा लीजिए। अब क्या करना है, अब हमें दिखाना है कि कोई ब्लड वेसल्स यहाँ पर आ रही है, जैसे मैंने डिस्कस किया था अफरेंट आर्टेरियोल के बारे में। तो चलो भाई अफरेंट आर्टेरियोल बना दे, कौन सा कर लेंगे जिससे आपको समझ में अच्छे से। तो चलो भाई ये कर लेते हैं,
ये एक ब्लड वेसल आ रही है, आने दीजिए। अब इसको आप ऐसे कर लेंगे नीचे, इसको भी ऐसे डेप्थ में डाल, थोड़ा ये ऐसे से, और अब जो निकालेंगे आप ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल क्या होगा, थोड़ा थिन कर दीजिए उसका डायमीटर, ब्लड वेसल को थिन करके डायमीटर। अब करना क्या है, यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, थोड़ा ऐसे पार्ट में दिखा दें, यहाँ डायमीटर कम है। अब आप इसी पाइप को, ठीक है ध्यान से, इसी पाइप को आपको इनके ऊपर कॉइल करके देते चलना है, देखिए ऐसे, ये ले आए, ये ले आए, ये इसी के ऊपर कॉइल करके लेके चलना है। सिंपल तरीका है, आप बस देखते रहे ध्यान से बनाना के, वीडियो को स्लो कर ले, स्पीड वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं, आसानी से आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा। ये चीज़ बहुत ही कम सिखाई जाती है, तो मैं कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखें जिससे चीज़ें समझ में आए आपको। देखिए अब कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन रहा है, इतना सिंपल फॉर्म था, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। क्या करना क्या है, थोड़ा सा स्टाइल बना देंगे, सेल्स बना देंगे कि भाई हमारी जो वोमेन कैप्सूल है, ये एक सेल है ना, सेल है, तो सी पे भी बना दिया थोड़ा डिजाइन, थोड़ा सा ऐसे ऐसे लगी कि सेल है। अब इसी पे डॉट रख दीजिए बीच बीच में, ये देखिए डॉट रख दिया हमने, अच्छा खासा एक डायग्राम तैयार हो गया, अच्छा खासा। अब आपको क्या करना है इस पे देखिए, अब देखिए हमने जो ब्लड वेसल आ रही थी और ब्लड वेसल यहाँ से निकल रही, तो ये जो आई हमने बताया था कि क्या होता है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। तो कैपिलरीज कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैपिलरीज में बनाने के लिए आप ऐसे ऐसे बांट दीजिए, ऐसे, और उसी में ऐसे ऐसे आप उसको जोड़ दीजिए, ये हो गया कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब आती है लेबलिंग के बाद, चलिए लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग मैंने आपको बताई है, ध्यान से करनी है। लेबलिंग सबसे पहले क्या आ रहा है, अफरेंट आर्टेरियोल, इसी को मैंने क्या बोला था, अफरेंट आर्टेरियोल, ये हो गया अफरेंट आर्टेरियोल, जहाँ की ब्लड वेसल्स अंदर ब्लड को लेके जा रही है। ये क्या हो जाएगा बेटा, अफरेंट आर्टेरियोल, ये ब्लड वेसल बाहर निकलेंगे। और ये जो पार्ट जा रहा है आपको, यही क्या बेटा, ग्लोमेरुलस, ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। अब देखिए जो कपलाई की स्ट्रक्चर है, आप इसे कपलाई में क्या बोलोगे, वोमेन्स कैप्सूल। देखिए वोमेन कैप्सूल हो गया बेटा। अब देखिए वोमेन कैप्सूल नीचे जा रहा है ना, लाइन वाइज चलिए, तो भटकने की कोशिश नहीं है, लाइन वाइज चलिए। वोमेन कैप्सूल नीचे जा रहा है, ये जो देख रहे हैं आप थिक पार्ट, ये आपका है, इसको मैं लिख देता हूँ पूरा नाम, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए ये वाला पार्ट तो कॉर्टेक्स में था, अब ये मेडुला में क्या, जैसे मेडुला में क्या, फिर ये ऊपर कॉर्टेक्स अब चढ़ता है, तो इसे हमने क्या बोल दिया बेटा, लूप ऑफ हेनले, सॉरी हाँ लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप है, हेनले साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपने नाम से दे दिया इसको लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले बन गया। अब देखिए लूप ऑफ हेनले ऊपर था, जैसे ही लूप ऑफ हेनले ऊपर गया, फिर मेडुला में पहुंचा, ऐसे हम बोल देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी जो वोमेन कैप्सूल के पास में है उसे हम प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं, पास में वोमेन कैप्सूल के, जो दूर है ट्यूब्यूल उसे डिस्टल। ये नाम क्यों रख दिया है, नाम इसलिए रख दिया कि देखिए ये ट्यूब भी लग रहा है पास में इसके, लेकिन नहीं देखा जाए तो दूर ही है, इसलिए बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीजों का यूरिन इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको हमने क्या बोला, कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। अफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, सारी लेबलिंग हो गई है। हमारे पास एक चीज बच रही है, देखिए एफरेंट आर्टेरियोल जब जाती है रीनल ट्यूब्यूल पर एक कॉइल हो गई, तो नाम हमने तीन आपको बताया थे, पीछे आप वहां से देख लीजिएगा। तीन नाम क्या सबसे पहले बताया था, क्या
पेरिटेबुलर नेटवर्क पहला नाम बताया था, दूसरा नाम इसका था वासा रेक्टा और तीसरा नाम बताया था सेकेंडरी कैपिलरी। तो ये 3 नाम हैं, 3 में से जो आपको अच्छा लगे अपने बुक के अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिए, गलत नहीं होगा। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। अब हम बात करेंगे, एक बार देख लीजिए अच्छे से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। बात करते हैं अब मैकेनिज्म की, आखिर हमारा नेफ्रॉन कैसे मैकेनिज्म करके कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। दिमाग से देखिएगा ध्यान से, एक आपको इसका डायग्राम दिखा दूं जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैं इसके फंक्शन को जब मैं आपको पहले पढ़ा तो मैं देर उसको डायग्राम दिखाऊंगा, इससे आप उसके फंक्शन को अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ पर डायग्राम जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एफरेंट आर्टेरियोल मिलेगा आपको, इफरेंट आर्टेरियोल मिलेगा, कैपिलरी ग्लोमेरुलस मिल रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इधर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हमारा लूप ऑफ इनले है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यूरिन का फ्लो यूरिन यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वही डायग्राम है। चलिए मैकेनिज्म की बात थोड़ी कर ली जाए। तो मैकेनिज्म में हम बात अगर करें तो कहिए तो सिर्फ मैकेनिज्म समझा दें, नहीं चलिए मेरे डायग्राम में आ जाइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो क्या हुआ कि हमारा ब्लड पहले कहाँ आया, रीनल वेन, आपको याद होगा एओर्टा से हमारा ब्लड कहाँ से आया, एओर्टा से। एओर्टा से ब्लड आया और एओर्टा से आने वाला ब्लड आपके कहाँ पहुंचा, रीनल आर्टरी के थ्रू आपके किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जब पहुंचा तो किडनी के अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स है, हर नेफ्रॉन के ऊपर से गुजरना है, तो वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गया, बहुत महीन ब्लड वेसल्स आप देख रहे थे। ब्लड वेसल्स का नाम क्या था, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। अब एफरेंट आर्टेरियोल की तरफ ब्लड आ रहा है, ब्लड जब आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल की तरफ, आप देखिए डायमीटर ज्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है, तो सिंपल सी बात है यार कि इस जगह पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैकेनिज्म बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज में टाइनी पोर्स हैं, ब्लड आ रहा तेजी से, इधर ब्लड का फ्लो सही से है नहीं, बहुत स्लो मोशन में ब्लड निकल रहा है। तो सिंपल सी बात है, बीच में जो कैपिलरी था हमारा, इस कैपिलरी में प्रेशर हो गया हाई, और जब कैपिलरी में प्रेशर हाई हो गया तो अंदर जो हमारे ब्लड में था, क्या क्या था ब्लड में, जो वाटर था, सबसे ज्यादा तो वाटर ही आता है, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गई, ग्लूकोज हो गया, ओके, अमीनो एसिड्स हो गए, क्रेटिनिन हो गया, ये सारी चीजें भरने लगी। कहाँ भर रही है, हमारे बोमेन कैप्सूल्स में भरने लगी सारी चीजें। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर आता है, अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ वाटर ही होता है। अब फिल होने लगा, अब जब फिल होने लगा बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कहाँ आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ। यानी पहला स्टेप तो ये हुआ स्टूडेंट्स की, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा टेक्निकल, अभी खुद आपको सिंपल तरीके से लर्न हो जाएगा, बस ध्यान से देखना है, देखते रहना है वीडियो को। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जो कैपिलरीज से जो ब्लड गुजर रहा था, उससे क्या क्या चीजें फिल्टर होकर आगे बोमेन कैप्सूल में, वाटर आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड्स आ गया, क्रेटिनिन, क्रेटिनिन क्या है, मसल्स का एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है। ये सारी चीजें भरने लगी बोमेन के रूप में। सबसे पहला स्टेप आपने किया, मैं यहाँ पहला राइट कर देता हूँ, फर्स्ट स्टेप इस जगह पे हो गया। सेकंड स्टेप पे क्या बेटा, जब बहुत ज्यादा वाटर आ रहा होता है तो साइंटिस्टों का मानना है कि अगर किसी तरीके से आप में लगातार पानी पहुंचता रहे और 24 घंटे में अगर ऐसा होगा तो 24 घंटे में 180 लीटर यूरिन तैयार होगा, 180 लीटर यूरिन तैयार होगा आपकी बॉडी में। सोचिए कितना, बहुत ज्यादा है। इसलिए सिलेक्टेड चीजों को हमारी जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये ट्यूबुलर पार्ट सिलेक्टेड चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सिलेक्टेड है। अब सिलेक्टेड चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो जाता कहाँ है भाई, सेल्स है, ये सेल्स से अपने ब्लड में चीजें डाल देते हैं चीजों को, सारी चीजों को जो इंपॉर्टेंट है, वाटर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, देन कुछ हमारे सॉल्ट्स होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया करके वो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए वो जरूरी है। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारे इस ट्यूबुलर पार्ट में हुआ, दूसरा स्टेप जहां पर रीएब्जॉर्ब हो गया चीजों का, रीएब्जॉर्प्शन।
रीअब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया, आप समझ लीजिए रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बचता है ना वो कितना बचता है 1.8 लीटर, 1.8 लीटर बचता है, इतना पानी वो बचा लेता है। सोचिए अच्छी बात है, पानी बचा रहा है भाई। अब आगे देखिए, ये तो हो गया रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, अब जो हमारा पेरिटबुलर नेटवर्क है या सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क है, इसमें क्योंकि भाई निकल रहा है, कुछ चीजें फिल्टर नहीं हो पाई, तो जो चीजें फिल्टर नहीं हो पाई ना बेटा, क्या करती हैं कि वो अपने सिक्रीशन को इसी के अंदर डाल देती हैं। जैसे कि उसमें गुजरती ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल वाले पार्ट में चीजों को डाल देती है जो फिल्टर नहीं हो पाए। यानी तीसरा कार्यक्रम हो गया, जब बेटा ऐसे कोई चीज डाली आती है उसको इंग्लिश से बोलते हैं सेक्रीशन। क्या बोलेंगे, सेक्रीशन। यानी आपने ले दे के 3 कामों को अंजाम दिया। सबसे पहला काम आपने क्या किया बताइए, सबसे पहला काम आपके बोमेन कैप्सूल में हुआ। क्या हुआ बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल में ये हुआ कि आपका ब्लड फिल्टर होकर के आया। क्या आया, ब्लड फिल्टर होकर के आया। अब जब ब्लड फिल्टर हो गया, कहाँ पहुंचा, बोमेन कैप्सूल में पहुंच रहा है। यही तो वो था, बोमेन कैप्सूल में फिल्टर, आपने फिल्ट्रेशन किया। अब यार छोटा मोटा फिल्ट्रेशन तो है नहीं यार कि तुमने चाय की पत्ती से चाय छान ली। यार ये फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन बहुत ऊंचे लेवल पे हो रहा है। ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाला जा रहा है, ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाला जा रहा है। अब जब ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालना छोटा मोटा तो प्रोसेस है नहीं है, तो इस नंबर 1 को मैंने नाम दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये हमारा एक क्या बन गया, ये हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस बन गया पहले का, एक पहला प्रोसेस। ये हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला स्टेप। क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या किया बेटा, हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, सिलेक्टेड चीजों को रीअब्सॉर्ब किया था। सिलेक्टेड चीजों को क्या किया था, रीअब्सॉर्ब किया था। तो जब हमने सिलेक्टेड चीजों को रीअब्सॉर्ब किया था तो बन गई हेडिंग सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और देखिए थर्ड स्टेप पे अगर हम आ जाएं, थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया था बेटा, सिलेक्टेड चीजें जो थी वो हमारे पेरिटबुलर नेटवर्क से क्या हो गई थी, सेक्रेट कर दी गई थी। तो हेडिंग हमारी बन गई सेक्रीशन। 3 स्टेप हो गए। तो आपसे पूछेगा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, तो भाई मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, आप बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में कि सर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। फर्स्ट इज ultrafiltration, second selective reabsorption and third separation। 3 स्टेप में आप इसको खत्म करेंगे। आई बात समझे, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। अब देखिए सेक्रेशन के बाद अब क्या होगा, जो हमारा यूरिन है वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन ओपन होते हैं, कई नेफ्रॉन ओपन हो रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में। अब जब कई नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यूरिन यहाँ कलेक्ट हो रहा है। यूरिन बेटा इस कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, ये जाएगा पेल्विस में। कहाँ जाएगा, पेल्विस में। और पेल्विस से यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इस तरीके से एक मैकेनिज्म चलती है हमारे यूरिन फॉर्मेशन की। ओके, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हमारा एक क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, मैकेनिज्म हुई हमारे यूरिन फॉर्मेशन की। तो इस तरीके से हमें 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका, सेक्रेशन।
इस तरीके से 3 स्टेप हुए और आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा इसका एक ओरिजिनल डायग्राम पे बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ पे किस जगह पे क्या फंक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब हुई है दिखाया जाए। देखिए सबसे पहली बात अगर करें हम लोग तो ये हमारा मान लो पार्ट था कौन सा, वुमेन कैप्सूल वाला, है ना, एक ग्लोमेरुलस है। अब बेटा क्या होता है कि सबसे पहला जो आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, रीअब्सॉर्ब आयंस, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज एब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पर हमारा आयंस एब्सॉर्ब हुआ, वाटर एब्सॉर्ब हुआ, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हुआ, रिमूव्स टॉक्सिन एंड एडजस्ट फिल्ट्रेट पीएच। यानी ज्यादातर जो वाटर का है और जो आयंस का एब्सॉर्ब, आयन मतलब सोडियम पोटेशियम, इनका एब्सॉर्प्शन कहाँ हुआ, पीसीटी पे हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे हुआ। अब देखिए थर्ड पे चले, डिसेंडिंग लूप आ गया या डिसेंडिंग लूप आ जाए या लूप ऑफ हिलने देख लीजिए। लूप ऑफ हिलने में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है सोडियम एंड कैल्शियम फ्रॉम द फिल्ट्रेट। अब जो फिल्ट्रेट में सोडियम और कैल्शियम है कहां एब्सॉर्ब हो रहा है, वो हो रहा है लूप ऑफ हिलने में एब्सॉर्ब। तो आपसे क्वेश्चन अगर बोर्ड पूछता है कि ज्यादातर वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है वो कहां हो रहा है, तो आप बताएंगे सर वाटर का जो ज्यादा एब्सॉर्प्शन हो रहा है वो एब्सॉर्प्शन हो रहा है कहां पर, असेंडिंग लूप, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ज्यादा। सोडियम कहां एब्सॉर्ब किए जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा हमारा लूप ऑफ हिलने पे। अब देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने चले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है। फिफ्थ पार्ट पे हमारा जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ क्या हो रहा है, सिलेक्टिवली secretes and absorb different ions, maintain blood pH and electrolyte balance। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ, ये हमारे जो आयंस हो गए इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारे डीसीटी पे, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। और देखिए 6 पे अगर आ जाए तो कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या है, कलेक्टिंग डक्ट रीअब्सॉर्ब करता है सॉल्यूट्स को, वाटर को और फिल्ट्रेट को। एटलीस्ट जब हमारा कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाता है, देखिए आप कई सारे दिख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट नेफ्रॉन ओपन होता है, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया अभी, डिफरेंट नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं और यहीं पर हमारा तैयार होता है यूरिन। तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए, यूरिन और यूरिया में डिफरेंस है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं यूरिन और यूरिया में, और मैं उनसे कहूँ अगर कि हमारी जो लीवर है वो यूरिया बना रही है तो कंफ्यूजन रहती है, लीवर हमारा यूरिया बना रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्या है समझ लीजिए। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। पहले इसको देख लीजिए किस ऑर्गन ने, हालांकि आपको इतना डेप्थ तो नहीं पूछेगा, लेवल मैंने बहुत हाई कर दिया जिससे आप क्वेश्चन ना छूटे। पहला जो आपका क्या चीज है वो है, पहला क्या कि भाई जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे याद रखना है वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा। दूसरा यहाँ पर आ जाएंगे तो सोडियम और क्लोराइड का हो रहा है, फिर हर जगह वाटर। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ बैलेंस किए जा रहे हैं, तो डिस्टल ट्यूब्यूल पे किए जा रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट में हमारा यूरिन तैयार हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैं चीज क्वेश्चन बता दूं इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, उसका पॉइंट है ये, मैंने ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, बोर्ड क्वेश्चन दे देगा ऐसे, इतना क्यों बना देगा। इतना बनाने के बाद अफरेंट आर्टेरियोल को लाएगा, अफरेंट आर्टेरियोल आएगा और अफरेंट आर्टेरियोल आकर के यहाँ ग्लोमेरुलस बना रहा हो, ये ग्लोमेरुलस बना, वैसे भी ग्लोमेरुलस बना सकते हैं, इतने को छोड़ देगा। अब आपसे कहेगा कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, देखिए केवल इतना स्ट्रक्चर दे रहा है, अब ट्यूबुलर पार्ट को नहीं काउंट किया उसने, इतना डायग्राम दे देगा। आपसे कहेगा बताइए ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है क्या, तो आप आंसर लिखेंगे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ये है मैलपिगियन मैलपिगियन कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको, मैलपिगियन कैप्सूल। तो ये हमारा मैलपिगियन कैप्सूल है, ठीक है। अब ये मैलपिगियन जो कैप्सूल है हमारा, ये कैप्सूल आसानी से अच्छे से काम करता है। क्या है क्या, आपने केवल अफरेंट आर्टेरियोल यानी ग्लोमेरुलस वाला पार्ट ले लिया, ये क्या है, ये है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट हो गया। ये क्या था आपका, वुमेन कैप्सूल था, ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया। तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, मैलपिगियन कैप्सूल बना दिया, बन गया आपका मैलपिगियन कैप्सूल।
क्लियर गाइस? तो देखिए अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन की मैकेनिज्म क्या है। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैं लास्ट में आपको कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में आए हैं और आने की बहुत गुंजाइश है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैलपिघन कैप्सूल वाले में बताया, ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ शायद इस बार के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैलपिघन वाला आ जाएगा, तो इसको याद रखना है। और वीडियो एंड तक देखने के फायदे यही होते हैं, है ना? तो स्किप ना करके एंड तक देखिए वीडियो। तो अब हम आज अपनी मुलाकात यहीं तक रखेंगे और हमारे साथ एंड तक बने रहने का बहुत बहुत थैंक्स। और मैं फिर से वेलकम करूंगा भाई कि आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए, अच्छे से पढ़िए और अपना अच्छा रिजल्ट बनाइए। चैनल तो जानते हैं साउथ सिटी पीसीएम भी, और मैं बायोलॉजी आते ही मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहब आपके साथ हूँ। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा नेफ्रॉन से जुड़े या किडनी से जुड़े कुछ डिसीज पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा। तो लास्ट लेक्चर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, इसलिए ध्यान रखें क्लास को मिस नहीं करना है, अपने टाइम पे अपना चैनल ओपन करके बैठना है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।